नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू। 102 सीटों पर मतदान, 21 राज्यों का चुनावी समीकरण होगा तय। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार अभियान थम चुका है और इस चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान शुरू है। पहले चरण में मतदाता चुनावी मैदान में उतरे 1625 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं और देर शाम तक मतदान स्थलों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले चरण में लोकसभा की 102 सीटों पर वोटिंग है और इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर के उधमपुर, छत्तीसगढ़ की बस्तर, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी और सिक्किम की एक एक सीट पर वोटिंग होगी। इसके अलावा पहले चरण में मेघालय की शिलांग और तुरा सीट पर भी वोटिंग होगी। मणिपुर की 2 सीट पर भी 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर वोटिंग होगी और असम की डिब्रूगढ़, जोरहाट, काजीरंगा, लखीमपुर और सोनितपुर सीट पर पहले चरण में मतदान होगा। इसके अलावा बिहार के औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग है। मध्य प्रदेश की 6 सीटें, राजस्थान की 12 और उत्तराखंड की 5 सीटों पर भी वोटिंग है। यूपी में भी वोटिंग है। तमिलनाडु की 39 सीटों पर भी वोटिंग है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तर प्रदेश की सहारनपुर, रामपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर सीट है और दोस्तों इन पर कुछ ऐसी सीटें हैं ये जिस पर देश की निगाहें बनी हुई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिना हेरा फेरी के चुनाव हो तो मोदी को झोला उठाकर जाना पड़ेगा, सुप्रिया सुनीत ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की तेज तर्रार नेता एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ईवीएम के जरिए बिना हेरा फेरी के चुनाव हो तो उन्हें को झोला उठाकर जाना पड़ेगा। बिलासपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव की नामांकन रैली में शामिल होने पहुंची श्री नेत ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वर्तमान में देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा तथा किसानों और श्रमिकों के शोषण का है और इस मुद्दों पर प्रधानमंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अब की बार 400 पार का दम भर रही भाजपा का 180 पार होना मुश्किल है तथा आज की स्थिति में भाजपा 150 से 160 सीट से अटक गई है। उन्होंने दोहराया कि ईवीएम के जरिए चुनाव में कोई हेराफेरी ना हो तो नरेंद्र मोदी जी को झोला उठाकर जाना ही होगा। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने नेहरू और विपक्ष को जितना कोसना था वो कोस चुके हैं, लेकिन अब उन्हें देश के ज्वलंत मुद्दों पर जनता को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा देश युवाओं का देश है, लेकिन न युवाओं की बात हो रही है और न ही उनके लिए रोजगार की लेकर सोचा जा रहा है। केंद्र विभागों में 30 लाख पद खाली हैं जिसे कांग्रेस की सरकार आने पर भरा जाएगा। सेना को ठेके पर चलाने का काम हो रहा है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम अग्निवीर भर्ती खत्म करेंगे, पेपर लीक पर माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नारी न्याय की अवधारणा पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर 50% सरकारी नौकरियां महिलाओं को दी जाए तथा गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनावी प्रक्रिया है, इसमें पवित्रता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अपेक्षित है वो नहीं हो रहा है, किसी को ये आशंका नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, इससे पहले अक्सर ईवीएम से छेड़छाड़ का मामला लगातार उठता रहा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में गड़बड़ी पर कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता का सवाल एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। केरल में ईवीएम से छेड़छाड़ और दूसरी पार्टियों के वोट बीजेपी को ट्रांसफर करने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ईवीएम संबंधी शिकायतों पर ध्यान देने का आदेश दिया है और केरल के कासरगोड में मॉक ड्रिल कराई गई और कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि वहां हर वोट बीजेपी को जा रहा है। और इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना ने मौखिक आदेश में चुनाव आयोग से कहा कि वो इस मामले में जो रिपोर्ट आई है उसकी जांच करें। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एडीआर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने एक मीडिया रिपोर्ट का जिक्र किया और इस रिपोर्ट के मुताबिक कासरगोड में मॉक ड्रिल के दौरान भारतीय जनता पार्टी को 4 ईवीएम और वीवीपैट में 1 अतिरिक्त वोट मिला और पीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह को पूरे मामले को चेक करने का निर्देश दिया और कोर्ट में कई अर्जियां दाखिल की गई हैं जिसमें मांग की गई है कि ईवीएम से डाले गए सभी वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से किया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ये चुनाव संविधान को बचाने की लड़ाई, आप पर बड़ी जिम्मेदारी, राहुल गांधी का कार्यकर्ताओं को संदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान का चुनाव प्रचार थम गया है और मतदान जारी है। सभी पार्टियों ने पहले चरण के चुनाव के जी जान लगाकर चुनाव प्रचार किया और मतदान के दिन पहले कांग्रेस
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को वीडियो संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इसलिए आप सभी जो है इस पर बड़ी जिम्मेदारी है। और 19 अप्रैल को देश में लोकसभा का पहले चरण का मतदान हो रहा है। पहले चरण के मतदान के लिए सभी पार्टी ने अपने अपने क्षेत्र में जमकर चुनाव प्रचार किया, एक दूसरे की पार्टी पर जमकर बयानबाजी की। पार्टी के घोषणा पत्रों पर भी खूब मीन मेख निकाले गए और पहले चरण के चुनाव का प्रचार भी थम चुका है, वोटिंग भी चल रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वोटिंग से पहले खड़गे का दलित कार्ड, साथ ही सोशल इंजीनियरिंग, तो राहुल गांधी ने उतारे बब्बर शेर। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में प्रथम चरण के मतदान की घड़ी 19 अप्रैल में 21 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 संसदीय सीटों पर मतदान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पहले चरण के मतदान से पहले दलित कार्ड खेल दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा है कि कांग्रेस SC/ST सब प्लान को लागू करने की कानूनी गारंटी देती है, मतलब SC/ST समुदाय को जितनी आबादी होगी उतना ही बजट रखा जाएगा। खड़गे ने सोशल इंजीनियरिंग के अपने दाव में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी जिक्र कर दिया और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मतदान से एक दिन पहले चुनाव मैदान में अपने बब्बर शेर उतार दिए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले विभिन्न राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए कई तरह के वादे कर रहे हैं और उन्हें पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल किया जा रहा है। और इस कड़ी में कांग्रेस पार्टी के मतदान से एक दिन पहले दलित वोटों पर फोकस किया और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं इसी समुदाय से आते हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों की बजटीय संसाधनों में संतुलित एवं पर्याप्त हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने एक योजना शुरू की थी और खड़गे ने अब उसी योजना का जिक्र किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल राज्यपाल पर लगा चुनावी हस्तक्षेप का आरोप, TMC ने चुनाव आयोग से की शिकायत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने गवर्नर पर आरोप लगाया है कि वो राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव में कथित रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं। गवर्नर ने कहा कि मेरी प्राथमिकता बंगाल के लोगों के साथ रहना है, मैं किसी को मुझे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दूंगा। TMC की शिकायत में गवर्नर आनंद बोस पर मतदान के दिनों के साइलेंट पीरियड के दौरान दौरा करने का आरोप लगाया गया है। TMC के नेता ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बार बार हस्तक्षेप करने और साइलेंट पीरियड के दौरान एवं वोटिंग वाले दिन चुनाव क्षेत्रों का दौरा करने की कोशिश के लिए गवर्नर CV आनंद बोस के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की गई है। बंगाल गवर्नर 19 अप्रैल को कूच बिहार का दौरा करना चाहते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर गवर्नर आनंद बोस का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान के तहत उन्हें आने जाने की इजाजत मिली हुई है। गवर्नर ने कहा कि मेरी प्राथमिकता बंगाल के लोगों के साथ रहना है, मेरा ध्यान राज्य में हिंसा के खिलाफ लड़ना है, खासकर चुनाव के दौरान। मेरा दौरा इसी मकसद के लिए है, लेकिन गवर्नर के कार्यालय का राजनीतिकरण करने की कोशिश हो रही है। मैं किसी को भी गवर्नर के पद की गरिमा कम नहीं करने दूंगा। आनंद बोस ने आगे कहा कि मैं किसी को भी राजनीतिक शतरंज की बिसात पर मुझे मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दूंगा। संविधान के तहत कोई भी गवर्नर की आवाजाही पर रोक नहीं लगा सकता है। हालांकि मैं राजनीतिक विवाद में शामिल नहीं होना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं लोगों के लिए ईमेल और फोन के माध्यम से 24 घंटे उपलब्ध हूं। राजनीतिक विवाद को देखते हुए मैं अपनी उत्तर बंगाल की यात्रा रद्द कर रहा हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जिस संविधान ने आरक्षण दिया वो खतरे में है, हमें बीजेपी को सबक सिखाना होगा, लालू यादव का हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने बुधवार को आरोप लगाया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए जिस संविधान ने वंचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, उसे मिटाने और खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सारण लोकसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित किया। दोस्तों, इस सीट का उन्होंने कई बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया है और इस बार उनकी बेटी रोहिणी आचार्य यहां से किस्मत आजमा रही हैं। लालू प्रसाद यादव ने केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर परोक्ष रूप से प्रहार करते हुए कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए संविधान को मिटाने और खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर संविधान नहीं होता तो ना आरक्षण होता और ना ही लोकतंत्र। हमें उन लोगों को सबक सिखाना होगा जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आरजेडी प्रमुख ने सोमवार को आरोप लगाया था कि भाजपा के नेता खुलेआम फिर से सत्ता में आने पर संविधान को बदलने की बातें कर रहे हैं, लेकिन पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि इससे पूर्व RSS संचालक मोहन भागवत ने भी आरक्षण की समीक्षा की बात की थी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कहा कि यह चुनाव उन्हें
उन्हें सजा देगा जो संविधान के खिलाफ हैं एवं देश को विकसित भारत बनाने के केंद्र के प्रयासों का विरोध कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी मुझे अपमानित करने के लिए संविधान के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इन 7 सीटों पर किसान आंदोलन का करंट, यहां दिखेगा किसान फैक्टर का असर, भाजपा जजपा नेताओं का खुला विरोध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 7 सीटों पर किसान आंदोलन का करंट दौड़ रहा है। हिसार, सिरसा, रोहतक, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल और अंबाला संसदीय क्षेत्र में किसान फैक्टर का असर दिख सकता है। मौजूदा समय में हिसार और सिरसा में खुलकर किसान संगठन सत्ताधारी पार्टी और भाजपा और जजपा के नेताओं का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा शेष 5 सीटों पर भी अंदर खाने दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को किसानों का रोष झेलना पड़ रहा है। किसान आंदोलन के लेकर अभी आम किसान शांत है और समय आने पर अपने पत्ते खोलेंगे। सत्ताधारी पार्टी के सर्वे और खुफिया एजेंसी भी इस बात की पुष्टि कर रही है कि हरियाणा में सभी किसान आंदोलन का असर अभी बरकरार है। दोस्तों, खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण हरियाणा की सीटों पर किसान आंदोलन का असर कम है और इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और भिवानी, महेंद्रगढ़ लोकसभा सीटें आती हैं। इनमें से भिवानी के क्षेत्र में कुछ असर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कैसे मालूम 400 सीटें मिल रही हैं? प्रियंका गांधी ने पूछा ज्योतिषी हैं क्या या पहले से गड़बड़ी कर रखी है? जी हां दोस्तों, यूपी में लोकसभा चुनाव के मैदान में बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उतर आई हैं। उन्होंने सहारनपुर में कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान बीजेपी के 400 सीटें जीतने के दावे पर सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि पहले से कैसे मालूम है कि 400 सीट इनको मिल रही है? प्रियंका गांधी ने कहा कि ये ज्योतिषी हैं या फिर पहले से कोई गड़बड़ी कर रखी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उन लोगों ने पहले से ही कोई गड़बड़ी कर रखी है जिससे उन्हें अभी से ये मालूम हो गया है कि 400 सीटों पर वो जीतने जा रहे हैं और इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कोई कह सकता है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ ना हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी ना हो, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि ये लोग 180 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत सकते और इससे भी कम सीटें इनको मिलेंगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सत्य को नहीं सत्ता को पूजते हैं। भगवान श्री राम भी सत्य की लड़ाई लड़ी थी। जब रावण उनके सामने आया तब वो शक्तिशाली था, लेकिन श्री राम सत्य पर टिके थे, इसीलिए उन्हें युद्ध में जीत हासिल हुई। बीजेपी ने हमेशा अमीरों की जेब भरी। इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची को बीजेपी गोपनीय रखना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आगे एक न चली और अब लिस्ट सामने आई तो बीजेपी की पोल खुल गई। 180 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनी बीजेपी को 1100 करोड़ रुपए का चंदा दे रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत। कांग्रेस प्रत्याशी बोले घबराहट में संवैधानिक पद की मर्यादा भूले विधानसभा अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की वोटिंग तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर होते जा रहे हैं। मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार उर्फ नीटू ने विधानसभा अध्यक्ष व दिमनी विधायक नरेंद्र सिंह तोमर की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत की है और कहा है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा प्रत्याशी शिव मंगल सिंह तोमर के समर्थन में वोट मांग रहे हैं और चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इस शिकायत में कांग्रेस ने एक वीडियो भी इलेक्शन कमीशन को दिया है। वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई शिकायत में कांग्रेस प्रत्याशी ने लिखा है कि आर्टिकल 178 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष उल्लंघन कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष संवैधानिक पद पर हैं और उनके लिए सभी राजनीतिक दल एक समान हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम धामी के रोड शो में चोरों की घुसपैठ, नेताओं की काटी जेब, आईफोन से लेकर घड़ी और कैश उड़ाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में बुधवार को हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी के रोड शो में कई चोर घुस गए थे। चोरों ने भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई लोगों के मोबाइल और पर्स पर हाथ साफ किया। पीड़ित लोगों ने हल्द्वानी कोतवाली में तहरीर दी है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी की हल्द्वानी रैली में उमड़े जनसैलाब को चोरों ने अपने लिए अवसर बना लिया और इस रैली में चोरों ने भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत के आईफोन पर ही हाथ साफ कर दिया और इसके अलावा पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष नैनीताल प्रदीप बिष्ट का मोबाइल और घड़ी भी चोर ले उड़े। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 14 में आए थे 24 में जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बताया एनडीए का फ्यूचर।
पीएम मोदी को दिया ये बड़ा चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, बिहार में एक और जहां हीट वेव कहर बरपा रहा है तो दूसरी ओर लोकसभा चुनाव 2024 का राजनीतिक तापमान बहुत हाई हो गया है। विभिन्न दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप की स्पीड और इंटेंसिटी दोनों बढ़ती जा रही है और नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के एक बयान पर लालू यादव के लाल तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार के भविष्य का खाका पेश किया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा चैलेंज भी दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैं कभी कन्नौज नहीं छोड़ूंगा। पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बीजेपी पर भी हमला बोला। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान चल रहा है और इसी बीच समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द नामांकन होगा और मैं खुद वोट मांग रहा हूं। इससे समझा जाना चाहिए कि कौन चुनाव लड़ेगा। मैं भी कन्नौज में नहीं छोड़ूंगा और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला भी बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण में ही जनता बीजेपी के खिलाफ वोट करने जा रही है और जनता ने उनके झूठे वादे देखे हैं और इसका जवाब देने जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक परिवार एनडीए को पलट देगा। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार में अन्याय बढ़ा है, इसीलिए बीजेपी का सफाया कोई रोक नहीं सकता। जनता उत्तर प्रदेश के साथ ही देश में इनका सफाया करने जा रही है। गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक इस बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि चंदे के नाम पर भर भर कर पैसा लिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हम सर्वे में नहीं आते, सीधे सरकार बनाते हैं। सीएम भगवंत मान का बीजेपी पर हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में आम जनता का मूड जानने के लिए कई सर्वे करवाए गए और तमाम सर्वे में दावा किया गया है कि इस बार भाजपा फिर से बढ़त बनाए हुए है। और इन सर्वे को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता भगवंत मान की टिप्पणी सामने आई है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता सर्वे में दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका असल प्रदर्शन सीधे सरकार बनाने में मदद करता है। सीएम मान का दावा है कि इस बार लोकसभा चुनाव का रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। आम आदमी पार्टी विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, हालांकि वो पंजाब में कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ रही हैं। सीएम मान ने बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे को जुमला करार दिया और उनका कहना है कि ये नारा पूरी तौर से एक जुमला है और इस तरह का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान क्यों नहीं दिया। बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी ये तय करने वाली होती कौन है, इसे देश की 140 करोड़ जनता तय करने वाली है और वो बताएगी किसे कितनी सीटें मिलेगी। सीएम मान ने कहा कि ये देश किसी की निजी संपत्ति नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस नेता का दावा, भाजपा के लिए राम मंदिर नहीं बन पाया चुनावी मुद्दा, लड़खड़ा रही है पार्टी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों के अलग होने के कारण विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया उतना शक्तिशाली बनकर नहीं उभरा जितना कि सोचा गया था, लेकिन ये लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी चुनौती दे रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राम मंदिर चुनावों में भाजपा के लिए एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाया है, जिसके कारण वो अब लड़खड़ा रही है। पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा में अपने गृह जिला कराड़ में दिए साक्षात्कार में चौहान ने इस धारणा को दूर करने की कोशिश की है कि कांग्रेस को राज्य में महाविकास अघाड़ी सहयोगी के साथ सीट बंटवारे में उचित हिस्सा नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि 3 दल शामिल होने के कारण बातचीत मुश्किल थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सपा प्रत्याशी ने संतोष गंगवार को लेकर कही ऐसी बात कि छिड़ गई बहस। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बरेली से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नामांकन सभा में दावा करते हुए कहा कि भगवत गंगवार हमारे साथ हैं और संतोष गंगवार भी हमारे हैं। फिलहाल सपा के प्रत्याशी की इस बात पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया है। बता दें कि संतोष गंगवार बरेली से सांसद हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है और बीते अपने नामांकन के बाद प्रवीण सिंह ने कहा कि संतोष गंगवार भी कुछ हमारे साथ हैं। ऐसे में मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में बीजेपी की टोपी उड़ जाएगी, संजय राउत ने दिया बयान। जी हां दोस्तों, आम चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और इस बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि महाराष्ट्र में हवा बहुत तेज चल रही है और भाजपा की टोपी हवा में उड़ जाएगी। कुछ एक सर्वे के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए राउत ने कहा कि सर्वे में तो जहां उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ
वहां पर भी बीजेपी जीत दिखा रहे हैं। नासिक में भी बीजेपी को जिताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इस बार बाजी जरूर पलटेगी। संजय राउत ने बातचीत के दौरान कहा कि सर्वे के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सही कहा है। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 200 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी और सर्वे के उसमें अनुमान लगाया गया है कि एनडीए को 45% वोट मिल सकते हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को 41% मत मिल सकते हैं। इसके अलावा अन्य को 14% वोट मिलने का अनुमान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सपा कैंडिडेट भी चाह रहे हैं, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं कन्हैया कुमार। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव की घोषणा होते ही 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, लेकिन प्रचार के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद सबसे ज्यादा मांग जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की है। कन्हैया के कार्यक्रमों की मांग सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि सपा के भी कुछ प्रत्याशियों ने की है और कन्हैया कुमार खुद उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा के मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।